जातीच्या मध्यावरतून इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को तो 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां पर बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे। आज जो काही नाटक महाराष्ट्रामध्ये घडलं हे नाटक महाराष्ट्राच्या जनतेला मान्य नाही। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि जब अजीत पवार अपने विधायकों को लेकर राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते सेकंड भर भी नहीं लगता, तमाम मंत्री शपथ भी लेने लगते हैं। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस बारे में शरद पवार को पता ही नहीं था या पता था, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि शरद पवार को इस बारे में भनक तक नहीं थी कि 18 विधायक, अभी तक जो पुष्टि वो 18 विधायकों की, हालांकि सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही कि भैया 40 विधायक भी हैं, यह भी कहा जा रहा है 40 से प्लस भी हैं, लेकिन जो है वो कंफर्मेशन 18 विधायकों की है। तो जो 18 विधायक लेकर अजीत पवार गए हैं, क्या इन विधायकों की जानकारी नहीं थी क्या शरद पवार को? और फिर आपको तस्वीरों के जरिए समझना भी पड़ेगा, आपको पीछे भी बैक फेस में जाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि यहां पर हम क्या देखते हैं कि यही स्थिति थी उस वक्त जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर जी हां गए थे बीजेपी के साथ, और हम देखते हैं कि देखते ही देखते सरकार बन गई थी। तो क्या अजीत पवार ने धोखा शरद पवार के साथ किया, या शरद पवार का मैं जिक्र कर लूं तो आने वाले वक्त में शरद पवार का रोल क्या है? फिर क्या विपक्ष के साथ जा रहे हैं शरद पवार, या शरद पवार आने वाले वक्त में एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं? लगातार हम इस मुद्दे पर खबर कर रहे हैं, दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दौलत मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हैं, महाराष्ट्र की खबरों पर अप टू डेट जानकारियां दे रहे। दौलत, अभी तक की क्या स्थिति लग रही है महाराष्ट्र को देखते हुए? और शरद पवार का मैं जिक्र आपसे करना चाहूंगा कि यह कहा जा रहा है कि शरद पवार को भनक नहीं थी, पता ही नहीं चल पाया कि 18 विधायक लेकर वो चले गए। वो तो बाद में पता चला जब सबने शपथ ले ली, जब अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। तो क्या शरद पवार के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है? और अगर हुआ है तो अजीत पवार का क्या अब बीजेपी के साथ ही बड़ा रोल देखा जा रहा है, या शरद पवार कहां जा रहे हैं, विपक्ष के साथ जा रहे हैं या 2024 की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ देखा जा रहा था कि शरद पवार विपक्ष के साथ मिलकर 2024 की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस बीच जो है उनके भतीजे को बरगलाकर जो है बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन में ले लिया। देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी ने पूरा खेल खेला, जो मिशन जिसको कहते हैं लोटस मिशन, उनके साथ जो है खेला गया और यहाँ पे एनसीपी को कमजोर किया, क्योंकि एनसीपी लगातार महाराष्ट्र में अपनी मजबूती बना रही थी। वहाँ पे देखा कि शरद पवार ने गेम खेला था कि जो पूरी जिम्मेदारी थी पार्टी की वो युवा कंधों पर दी थी और खुद पीछे हट के जो है 2024 क्लियर नीति बना रहे थे। तो वही खतरा जो है बीजेपी को मंडराता हुआ नजर आ रहा था। दौलत, इसी में मेरा एक छोटा सा सवाल है, शरद पवार का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो जो एनसीपी की जिम्मेदारी थी ना, वो अजीत पवार को मिलने की बात कही जा रही थी कि अजीत पवार को मिल जाए, लेकिन दिया सुप्रिया सुले को। क्या सुप्रिया सुले के पास एनसीपी की जिम्मेदारी आ गई, इस वजह से अजीत पवार नाराज थे? लेकिन खबर यह है कि 1 साल से प्लानिंग चल रही थी कि तमाम विधायकों को लेकर वो बीजेपी के संपर्क में आने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। एक ये भी था, लेकिन एक सूत्र ये भी बताते हैं, खबर ये भी सामने आ रही है कि जब वो विपक्ष की मीटिंग में जब शरद पवार बिजी थे, जब उनका सारा ध्यान 2024 में था, तो यहाँ शिंदे जो थे यहाँ पे संपर्क में थे उनके साथ, अजीत पवार के साथ, और लगातार उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि वो अजीत पवार को अपनी तरफ ले सकें। और ये गेम कामयाब हुआ। करीब माने तो 2 दिन का ये खेल था जिसमें अजीत पवार को अपनी तरफ ले लिया गया, और अब वही गेम जो देखा जा रहा है 2020 में हुआ था, वही अब 2023 में हो रहा है। यहाँ पे शरद पवार बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी जो देखा जाए तो 2 टुकड़ों में बट गई है। जी देखिए, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि एनसीपी 2 फाड़ हो गई है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि अजीत अपने साथ विधायक को ले गए, इधर शरद पवार के पास कुछ विधायक बचे। हालांकि शरद पवार ने इस पर बयान दिया है, मैं अपने दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं। संबंधीच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण या ठिकाणी एकत्र आहोत. सर्वांचं एक वैशिष्ट्य होतं की सामान्य माणसाचा नोकरीचा अधिकार
जतन केलं पाहिजे आणि देशाच्या निर्णयाच्या प्रक्रिये म्हणजे माणसाचा हातभार लागला पाहिजे. त्यांनी या राज्यामध्ये नवी पिढी तयार केली. जिल्ह्यामध्ये चोरांचा संच उभा केला आणि त्या युवा शक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रगतीच्या रस्त्यावर कसं नेता येईल याची अखंड काळजी घेते. आज कैलासवासी चव्हाण आपल्यामध्ये नाही आहे. चव्हाणसाहेब आज नसले तर त्यांनी दिलेला विचार हा तुमच्या माझ्या अंतःकरणात आहे आणि त्या विचारांना पुढे जायच्या संबंधीची भूमिका आपण सगळ्यांनी घेतली. आज महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये काही जात धर्म याचा आधार घेऊन माणसामध्ये संघर्ष कसा होईल याची काळजी घेणारा काही वर्ग आहे. महाराष्ट्र हा बंधुत्व इमानदार सगळ्यांचा पुरस्कार करणारा राज्य आहे. पण मध्यंतरीच्या काळात याच महाराष्ट्रामध्ये शाहूराजांचं कोल्हापूर असो, नांदेड असो, संगमनेर असो, अकोला असो, अशी काही नावं घेता येतील. त्या ठिकाणी पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहणाऱ्या समाजामध्ये एक प्रकारची वैर भावना वाढवण्याचा प्रयत्न केला आणि जातीय दंगे झाले. हे महाराष्ट्राला सोडणारं नाहीये. पण नुसतं सोडणारं नाही, प्रवृत्ती आहे समाज विघातक. त्या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध आणि तेच काम महाराष्ट्रामध्ये आपण करत होतो. येऊन गेला की उद्धव आपण सगळ्यांनी एकत्रित केलं. बाळासाहेबांच्या सारख्या कर्तृत्ववान सरकारी अशा सरकारमध्ये महाराष्ट्राची सेवा करत होत. ते सरकार या पद्धतीनं उलटून टाकण्याचं काम काही लोकांनी केलं आणि हे इथंच नाही, देशाच्या अनेक राज्यामध्ये केलं. मध्य प्रदेशाचे राज्य कमलनाथ मुख्यमंत्री, गांधी नेहरू व्यवस्थित चाललेलं राज्य अशा पद्धतीनं उद्धवलं गेलं आणि त्या ठिकाणी जातीय संघीय वृत्तीला प्रोत्साहन देणारं सरकार त्या ठिकाणी आलं. असे अनेक ठिकाणी प्रयत्न चालले. दिल्लीमध्ये आहे, पंजाबमध्ये आहे, ममता बॅनर्जीचं जे राज्य पश्चिम बंगाल तिथं आहे, उत्तराखंडमध्ये आहे, हिमाचलमध्ये आहे, दक्षिणेमध्ये अनेक राज्यामध्ये आहे. आणि त्यामुळे एक प्रकारचं संकटाचा काळ आला. चुकीच्या प्रवृत्ती ह्या लोकांवर करतायत आणि त्याच प्रवृत्तीने चव्हाण साहेबांचं महाराष्ट्र, छत्रपतींचं महाराष्ट्र, शाहू फुले आंबेडकरांचं महाराष्ट्र, त्या राज्यामध्ये एकंदर लोकशाहीच्या पद्धतीनं काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाला एक प्रकारचा धक्का द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. हे प्रयत्न आणि त्याच्या पाठीमागची भूमिका, ती भूमिका एकच आहे की या सगळ्या जातीय आणि
विचारधारा आहे त्यांच्या मार्फत देशाचा तळमळ पुढे नेण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या सगळ्या घटकांचा आहे. आणि त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ती उलथापालथ ही करण्याच्या बद्दलची एक भूमिका याच प्रवृत्तीने घेतली. दुर्दैवानं त्याला तुमच्या आमच्याचे काही सहकारी बळी पडले. पण ठीक आहे, पण एखादी व्यक्ती बळी पडली असेल, समूह बळी पडली असेल, तर फुले आंबेडकर शाहू राजा आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या महाराष्ट्रातला सामान्य माणूस एक वेळ उपाशी राहील, पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलथापालथ करणारी शक्ती आहे, वर्ग आहे, त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवायला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल. आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तीनं धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हिताच्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य आहे ही अवस्था आपण निर्माण करू. एवढंच या ठिकाणी सांगतो. अतिशय पावसाचा आणि हा सगळा कालखंड असताना सुद्धा आपण हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी आलात. आणि म्हणजे आमच्याकडे आज गुरु पौर्णिमा आहे. त्यामुळं आज समान महाराष्ट्रामध्ये एकदा जनमानस तयार करण्याच्या संबंधीचा निकाल ठरवणे लोकांनी घेतला. आणि याची सुरुवात करायची असेल तर कुठून करायची? समाधीसारखे सण महाराष्ट्रामध्ये काही नाही. आणि आजचा दिवस गुरु पौर्णिमाचा आहे. आणि तुमच्या माझा सगळ्यांचा गुरुच्या फळावर जाऊन मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार एकाच व्यक्तीला होतं. आणि त्या व्यक्तीचं नाव यशवंतराव चव्हाण. त्यांच्या निवासाने या ठिकाणी आलो. तुम्ही याला प्रचंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो. आणि पुढच्या कामाला जायला तुमची परवानगी घेतो. जय हिंद. ये रिपोर्ट आपने देखी, शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं. हालांकि नाना पटोले ने भी बयान दिया है, बयान रामदास अठावले का भी आया है. पहले रामदास अठावले क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए. उसी तरह और भी राज्यों में इसी तरह के निर्णय एमएलए ले सकते हैं. बीजेपी ने उनको तोड़ा है ऐसा कोई बोलते होंगे तो ठीक नहीं है. बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी है. एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, हम सब लोग मेजोरिटी में सत्ता से चला रहे हैं. हमारे साथ 164 एमएलए थे, इसीलिए हमको कोई तोड़फाड़ की आवश्यकता नहीं थी. अजीत पवार ने खुद ने ये निर्णय ले लिया है, उनके एमएलए ने भी ये निर्णय ले लिया है. उसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह पटना में मीटिंग हुई और नीतीश कुमार जी ने सभी विरोधी दलों को 17-18 पार्टी के नेताओं को वहां पर बुलाया और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारा दे दिया कि भाई हम उनको हटाएंगे. अगर तुम नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए आगे जाएंगे तो हम लोग उन लोगों को मिटाएंगे. मतलब हम भी कोई ताकतवर हम भी आदमी हम लोग है. और इसीलिए मुझे लगता है और बिहार में भी ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कभी इधर जाना कभी उधर जाना फिर उसको छोड़कर इधर जाना. तो इसी तरह की उनकी भूमिका अल्टी पल्टी वाली रही है. तो बिहार में भी इसी तरह का कोई निर्णय हो सकता है. उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मतलब हमारे जो चौधरी का नाम जयंत चौधरी जी है. जयंत चौधरी जी विरोधी दल के पटना की मीटिंग में नहीं गए थे. तो शायद वो भी थोड़ा सा अखिलेश पर समाजवादी पार्टी पर नाराज चल रहा है ऐसा लगता है. वो भी मतलब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकते हैं.
और समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट होने की संभावना हो सकती है। इसी तरह मतलब विरोधी दल को जो झटका देने का जो काम है, ये काम उनके लोकल के एमएलए जरूर करेंगे और जो अच्छा काम हो रहा है उनको अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन विरोधी दल के लोग जानबूझकर नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो सुना आपने शरद पवार को सुना, आपने रामदास अठावले को सुना, लेकिन नाना पटोले जो कह रहे हैं कि ये कि भैया शरद पवार ने जो है अजीत पवार को मौका नहीं दिया, या फिर इस तरीके से कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने धोखा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में ये बड़ा भूचाल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शिंदे तमाम विधायक एक वक्त हम देख रहे थे कि बीजेपी से नाराज या मातोश्री की तरफ आ रहे थे, लेकिन अजीत पवार तमाम विधायकों को लेकर ही बीजेपी के साथ चले गए। चलिए नाना पटोले क्या कह रहे हैं, एक देखिए रिपोर्ट। आज जो काही नाटक महाराष्ट्रामध्ये घडलं, हे नाटक महाराष्ट्राच्या जनतेला मान्य नाही। भाजपचा खरा चेहरा या निमित्तानं स्पष्ट झालेला आहे। भाजप ऑपरेशन लोटसच्या नावाने पूर्ण महाराष्ट्रातल्या राजकारणाला चिखल केलेला आहे। एक गलिच्छ राजकारण, ओचगिरीचं राजकारण, ईडी सीबीआयची भीती दाखवून विरोधकांना घाबरवायचं आणि मग त्यांनाच आपल्या पक्षात घेऊन त्यांना मंत्री करायचं, ही ओळख महाराष्ट्राच्या जनतेला झालेली आहे। भाजपला याचे परिणाम भोगावे लागतील। महाराष्ट्रातल्या मूळ जे प्रश्न आहेत त्याचं आश्वासन देऊन, महाराष्ट्रातलं असो की नरेंद्र मोदीचं सरकार असो, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला दोनपट भाव देऊ, तरुणांच्या हाताला काम देऊ, महागाई कमी करू, गरिबी कमी करू, हे आश्वासन देणारं नरेंद्र मोदीचं आणि भाजपचं सरकार, हे सरकार सगळ्या गोष्टीवर फेल झालं आणि म्हणून स्वतःच्या पायाखालची वाळू सरकली म्हणून दुसऱ्याची घरं तोडण्याचा जे घाट बीजेपी रस्ते आहे सत्तेच्या जोरावर, त्या बीजेपीला येणाऱ्या काळात या सगळ्या परिणामांना पुढे जाऊन महाराष्ट्रामध्ये हार पत्करावी लागेल, हे चित्र आज महाराष्ट्रामध्ये आहे। ये तीनों रिपोर्ट मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। मेरे सहयोगी दौलत जो मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत आपका। और दौलत ने बाकायदा विस्तार से बताया कि क्या महाराष्ट्र की पोजीशन है, स्थिति क्या है। और सवाल फिर तो यही खड़ा हो रहा है कि शरद पवार का क्या विपक्ष में एक बड़ा रोल होगा, और अब शरद पवार कांग्रेस की तरफ क्यों देख रहे हैं। क्या शरद पवार ये बात समझ गए कि जो एनसीपी वो बनाए थे, जो एनसीपी उन्होंने बनाई, वो एनसीपी अलग होते ही शरद पवार का जो रोल है विपक्ष की तरफ ज्यादा बढ़ गया। अब कांग्रेस के साथ अगर हाथ मिलाते हैं शरद पवार, तो आने वाले वक्त की तस्वीर बदलेगी। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।